चलिए हम पढ़ने वाले हैं आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम ओवरव्यू जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जानने वाले हैं। और उसके अलावा जो है इससे बनने वाले जो परीक्षाओं में क्वेश्चन होते हैं मतलब जो एमसीक्यूज होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट चारों डायमेंशन से ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, जो कि आपको सभी जो स्टेट पीसीएस है और अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं जहाँ पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये काम आने वाला है। जैसे बात करें आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी जैसे अगर बात करें, देखिए जियोड है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको, पूरा गोल भी नहीं बोल सकते, जियोड है। उसके अंदर अगर आप इस प्रकार से काट के मतलब देखें तो ये देखिए इस प्रकार का भाग मिलता है। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से? एक तो होता है भूपर्पट्टी, ठीक है, एक होता है देखिए भूपर्पट्टी मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है, क्रस्ट जिसे बोलते हैं, फिर होता है मेंटल होता है, और फिर होता है कोर, ठीक है। तो ये तीन भागों के बारे में बात करेंगे और तीनों भाग जो है अलग अलग भागों में यहाँ बटे, यानी कि टोटल छः भाग यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार ये पांचवा ग्रह है। और पृथ्वी का निर्माण जो है लगभग हम बात करें यहाँ पे 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और पृथ्वी नाम जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसका संबंध महाराजा पृथु से है। और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी बृहस्पति के समान गैसीय ग्रह नहीं है, बल्कि एक पथरीला ग्रह है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय रूप में, अर्थात प्याज के छिलकों के समान यहाँ पे परत के रूप में दिखती है। जैसे हमने देखे अलग अलग परत यहाँ पे दिख रही, देखो आपको टोटल 6 परत प्याज के छिलकों के समान। और इन परतों की जो मोटाई है उसका सीमांकन रासायनिक एवं यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये हम जानते होंगे, ठीक है, अभी हम देख भी लेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और बाकी जो 2 ग्रह यानी कि टोटल 8 ग्रह में से 2 ग्रह जो है शुक्र और जो अरुण है वो उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा आपको देखने को मिलेगा और सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक जो उपग्रह हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ सामान्य बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो सल्कीय रूप से, यानी कि प्याज के आकार के रूप में, प्याज के जो छिलके उसके आकार मतलब उसके समान ही दिखती हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक एवं यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। और पृथ्वी के धरातल का जो विन्यास है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। तो हमको अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जहाँ से आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक होता है अप्राकृतिक होता है, एक होता है प्राकृतिक। और पृथ्वी के संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है वो, तो अप्राकृतिक में आप देखिए घनत्व होता है, दाब होता है, ताप होता है। तो बेसिक रूप से आप इतना याद रख लीजिए, अभी विस्तार से हम बाद में देखेंगे। प्राकृतिक होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, भूकंप होते हैं। और कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत हमने अभी देखे हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक जो परिस्थिति है उसके कारण यह संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचकर उसका निरीक्षण प्राप्त कर सके, पदार्थों का नमूना ले सके, तो ऐसा संभव नहीं है। खनन, ज्वालामुखी आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत है, जबकि घनत्व, दबाव, तापमान अप्रत्यक्ष स्रोत यहाँ पे माने जाते हैं। उल्का पिंड भी आप देखने को मिलता है, पृथ्वी पर गिरते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत इसको माना जाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र यहाँ प्रकट करता है। इसके अलावा हम बात करें सबसे ऊपर वाली जो परत है जिसको बोला जाता है भूपर्पटी, तो भूपर्पटी सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ देखिए मेंटल आपको दिख रहा है, मेंटल आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट रूप से आपको मेंटल दिख रहा है। उसके ऊपर आपको दिख रहा है भूपर्पट्टी और ये नीचे वाला आपको कोर दिख रहा है। तो भूपर्पट्टी जो होता है सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए इसको सियाल बोला जाता है। लिथोस्फीयर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरों में जो है क्या होती है, कम होती है और महाद्वीपों में अधिक होती है। महाद्वीपों के नीचे जो भूपर्पट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर, और जबकि महासागरों मतलब महाद्वीपों में देखने को मिलता है। और भूपर्पट्टी की औसत मोटाई या महासागरों में देखें तो 5 किलोमीटर देखने को मिलती है। पर्वतीय श्रृंखलाओं में भी सबसे अधिक देखने को मिलती है। हिमालय पर्वत में अगर देखें तो सबसे अधिक यानी 70 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई देखने को मिलती है। भूपर्पट्टी का जो घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो यहाँ पे मेंटल देख सकते हो। मेंटल आपको दूसरा वाला भाग यानी कि भूपर्पट्टी के नीचे वाला भाग जिसे मेंटल बोला जाता है। और भूपर्पट्टी यहाँ देखिए सबसे अधिक मोटाई या सबसे अधिक गहराई इसी में देखने मिलती है 2900 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आयतन की अगर बात करें 83 तथा द्रव्यमान इसका 67 भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम, इसको जो है सीमा यानी कि इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, सीमा के नाम से इसको जानते हैं शॉर्ट में। दुर्बलता मंडल भी इसको कहा जाता है, यानी कि जहाँ से लावा जो है, लावा का मुख्य स्रोत ये देखने को मिलता है, ठीक है। ज्वालामुखी
हो गया या भूकंप यहाँ पे इसी के कारण ही देखने को मिलता है, जो लावा निकलता तरल पदार्थ ज्वालामुखी के अंतर्गत 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक इसका घनत्व देखने को मिलता है। पायरोस्फीयर यहाँ जो है इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। फिर सबसे लास्ट वाली यानी कि क्रोट की बात करें तो यहाँ देखिए क्रोट को जो है दो भागों में बांटा गया, यानी कि बाह्य क्रोट और आंतरिक क्रोट दोनों देख सकते हैं। निकल और लोहा दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको निफे बोला जाता है। परत को बैरोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है। और बाहरी जो क्रोड है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड हम देखें तो ठोस अवस्था में होता है। क्वेश्चन देखने को मिलता है इस प्रकार का, मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व जो है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और यहाँ देखिए इसकी जो गहराई है केंद्र में 63 यानी कि 6300 यानी 6300 किलोमीटर की गहराई तक जो घनत्व है लगभग 13 प्रति घन मीटर तक हो जाता है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें देखें कुछ पृथ्वी की जो परत है उसके बारे में। अब देखिए आपको ऋतु परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो आप बेसिक चीज़ें याद रखिए। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास परिक्रमण करती है, तो 23.5 डिग्री झुके होने के कारण तो वो अपनी स्थिति यानी सूर्य के कारण जो है मतलब अपनी स्थिति बदलते जाती है सूर्य के प्रकाश के कारण। तो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन दिन और रात दोनों चीज़ें देखने मिलती है। यानी घूर्णन अगर है अपनी स्थिति में तो वो दिन और रात होंगे, और परिक्रमण अगर है तो ऋतु परिवर्तन होता है। तो देखिए साल में 4 ऋतु यहाँ देखने मिलती है। देखिए यहाँ पे 21 जून की बात करें, ठीक है, 21 जून की, तो यहाँ पे हमको सबसे बड़ा दिन यानी कि गर्मी देखने मिलती है उत्तरी गोलार्ध में, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ये ठंडी देखने मिलती है। पर विपरीत में अगर बात करें तो ये उल्टा होते जाता है। फिर यहाँ देखिए जो 23 सितंबर और 21 मार्च को यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ शरद ऋतु देखने को मिलती है, एक तरफ बसंत ऋतु देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो ये अपने आसपास ऐसा घूमते रहता है और पृथ्वी भी आसपास सूर्य के घूमते रहती है। तो इस प्रकार घूमते घूमते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इसकी जो प्रकाश है सूर्य का वो पृथ्वी तक पहुंचने में यहाँ पे रुक जाता है कुछ जगह के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको जो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर इसका जो प्रकाश है नहीं जा पाता, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी कुछ। और आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण भी यहाँ देखने मिलता है, आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊं। जैसे पृथ्वी हमारी क्या जियोड है, इस प्रकार का काल्पनिक यहाँ हम देख सकते हैं। और ग्लोब पर, ये इसको ग्लोब बोला जाता है, पृथ्वी का जो काल्पनिक उदाहरण हम देख रहे हैं इसको ग्लोब बोला जाता है। और ग्लोब पर ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई है उसको क्या बोला जाता है, काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं बोला जाता है। और ग्लोब पर आड़ी रेखा यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ जो जीरो वाली उसको छोड़ दिया जाए तो ऊपर 90 देखने को मिलती है, नीचे 90, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में यहाँ बांट दी जाती है जीरो से। यहाँ अलग अलग देख सकते हैं। और देशांतर रेखाओं में देखें तो 0 डिग्री जो होती है GMT जो समय रेखा होती है, और एक 180 वाली होती है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक है। 0 डिग्री वाले जो अक्षांश है उसको इक्वेटर बोला जाता है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, ये है हमारे पास में अक्षांश। तो अक्षांश यहाँ देखिए 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा इक्वेटर बोला जाता है। ऊपर आपको 90 देखने मिलेगी, नीचे 90, यानी कि 90 कितनी हो रही है, 90 180 हो रही है। और यहाँ अगर देखें तो हमको जो है एक और देखने मिलती है विषुवत रेखा, तो 181। परंतु 181 इसलिए होगी क्यों, क्योंकि जब 90 पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अक्षांश का, तो एक माइनस यहाँ पे हो गई, एक माइनस यहाँ पे हो गई, तो बची कितनी 179 यहाँ पे होती है। ऑप्शन के अनुसार आप राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो हमको दिखेगी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे विषुवत रेखा से मकर रेखा, इसको देख सकते हैं, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव ये होता है और उत्तरी ध्रुव होता है। इसके बाद यहाँ देखिए हम जो है मैप में भी मतलब जो मैप है आपके सामने देखिए 23.5 डिग्री ऊपर जो हमने देखे 0 डिग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ आप इक्वेटर मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश है वो कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से। तो आप आपके लिए टास्क है कि आप मैप में इनको निहारो, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप एटलस के अंतर्गत देखिए इन देशों को इंडिकेट कीजिए कर्क रेखा में, ये देखने को सॉरी कर्क रेखा नहीं, इक्वेटर यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है उस पर होकर ये मतलब उससे होकर ये गुजरती है। तो साओ टोमो प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, गेबोन है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, केनिया है, मालदीव है, किरिबिती है और कोलंबिया है। ये सभी जो 13 देश है वो इक्वेटर यानी 0 डिग्री के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उसके बाद कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो यहाँ 18 देश देखने को मिलते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हवाई द्वीप,
मैक्सिको है, बहामास है, माली है, मॉरिटानिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ओमान है, ताइवान। भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ कर्क रेखा पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए एक ऐसा देश, मतलब हम बोले तो भारत की अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर कोई और रेखा पर पूछा जाए तो आपको गलत आंसर वहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कर्क रेखा बस जो है भारत से होकर गुजरती है। उसके बाद मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा यानी दक्षिणी जो 0 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री है, उसमें देखें तो 12 देश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, पराग्वे है, मेडागास्कर है, अर्जेंटीना है, मोजाम्बिक है, चिली है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, टोंगा है, बोत्सवाना और नामीबिया। ये टोटल 12 देश आपको देखने मिलेंगे मकर रेखा में। तो ये सभी आप जो है मैप में इंडिकेशन करिए। इससे संबंधित क्वेश्चन भी अगर पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। चलिए देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण की जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसको बोला जाता है देशांतर। और देशांतर की संख्या होती है 360, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है? 180। और पीछे मतलब ये टोटल मिला के 90 हमको दिख रही है, पर ग्लोब को पलटा के अगर देखेंगे तो टोटल 180 और देखने को मिलेगी। तो 360 टोटल इनकी संख्या होती है। और 0 डिग्री को बोला जाता है ग्रीन बीच मीन टाइम, या ग्रीन बीच मध्याह्न रेखा इसको बोला जाता है, या फिर इसको GMT नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसको बोला है, लंदन से होकर गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खाड़ी है यहाँ पे, मतलब कनाडा और जो मतलब USA, जो उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी जो अमेरिका ग्रुप, मतलब जो द्वीप है, महाद्वीप है, और उसके अलावा एशिया है, तो इन दोनों के मध्य होकर गुजरती है कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर GMT जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से देश देखने को मिलते हैं? यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। तो ये सभी देखने को मिलते हैं किसमें? 0 डिग्री जो ग्रीन बीच मीन टाइम है उससे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये आप देखिए कंप्लीट रूप से ये मैप के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये ऊपर आर्कटिक महासागर से निकली है, देखिए अलास्का ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। उसके बाद साइबेरिया ये यूरोप, मतलब जो हम देखें तो एशिया है उसके अंतर्गत। तो बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग के अंतर्गत ये देखिए यहाँ से निकल कर अगर इधर चले हम तो एक दिन पीछे चले जाते हैं, ठीक है, और आगे चले तो एक दिन आगे जाते हैं। तो इसको तिथि रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक दिन दिन का चेंज यहाँ पे होता है। हवाई द्वीप के अंतर्गत देखिए अब ये जो है स्थलीय भाग को छोड़कर यहाँ पे लाई गई है, टेढ़ी मेढ़ी आप देख सकते हैं अलग अलग। और यहाँ पे भी आप मैप में देखें तो ये देखिए ये इस प्रकार देखें तो ये, ठीक है, इधर संडे और इधर मंडे, ठीक है, एक दिन ऐड हो जाता है, एक दिन माइनस हो जाता है इधर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, मतलब कुछ प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यानी क्रोड मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है सबसे, वो हम देखें 2 भागों में बटा है। तो यहाँ देखिए निकल और आयरन, निकल और लोहा, यानी कि इसको जो है निफे नाम से भी जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। तो देखिए क्रोड जो है 2 भागों में बटा था, 2 भागों में बटा, यानी कि बाहरी क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। तो बाहरी क्रोड तरल अवस्था में होता है और आंतरिक क्रोड जो होता है ठोस अवस्था में। तो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, यानी कि एक भी सही है, 2 भी सही। तो कौन सा ऑप्शन होगा? C नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, इनके बारे में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आप PDF आपको मिलेगी तो PDF में आप रिविजन कर सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए निचला क्रोड का जो तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और ऊपरी क्रोड में पी तरंगे लुप्त हो जाती है। पी तरंगे यहाँ लुप्त नहीं होती, जबकि एस तरंगे लुप्त होती है। तो हम यहाँ इसको चित्र में देखें तो देखिए पहला ऑप्शन बस आपका जो है सही है, तो यहाँ आपका ए आंसर होगा। और इसके अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे चित्र में, तो जब यहाँ भूकंप का उद्गम केंद्र होता है तो यहाँ से अगर पी और एस तरंगे दोनों निकली है तो ये जो होता है क्रोड होता है, ये वाला जो भाग होता है क्रोड होता है। और क्रोड में पी तरंगे जो होती है, देखिए ये असंबद्धता वाला क्षेत्र हो जाता है और ये फिसल के इधर आ जाती है। तो इस प्रकार पी तरंगे जो है इधर भी जाती है और इधर भी जाती है और यहाँ पे भी जाती है। तो बीच वाला जो क्षेत्र है वो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाएगा। परंतु एस तरंगे जो क्रोड है उससे गुजरती ही नहीं है, गायब हो जाती है, मतलब रुक जाती है वहीं पे। और तो एस तरंगे यहाँ तक जाती है और यहाँ तक जाती है। तो इतना वाला जो भाग है, इतना जो कंप्लीट भाग है वो एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए। और बाकी की चीज़ें हम देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो निचला जो क्रोड है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो कि 5150 से 6370 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है और तापमान इसका 5500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। मोहरोबिक जो असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, यानी कि भूप्रपट्टी ऊपरी भूप्रपट्टी से निचली भूप्रपट्टी में अगर जाते हैं बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, असंबद्धता वाला क्षेत्र होता है, उसको यहाँ पे हम देखने को देखते हैं। तो अलग अलग नाम से उसको पहचाना जाता है। एक तो मोह असंबद्धता है,
यानी कि पहले कोनार्ड होती है, फिर मोहो असंबद्धता होती है, सभी के बारे में हम जानेंगे। तो मोहरोविक असंबद्धता जो है वो हम देखें तो यहाँ निचली भूपरपट्टी, यानी कि ये अगर बात करें तो ये देखिए ये भूपरपट्टी हो गई, तो निचली जो भूपरपट्टी है और मेंटल, ये ऊपर मेंटल देखने को मिलता है। तो मेंटल और निचली भूपरपट्टी के अंतर्गत ये जो है क्या देखने को मिलता है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, मोह डिसकंटिन्यूटी का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए बी नंबर का हमारा राइट आंसर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सभी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ऊपरी मतलब जो भूपरपट्टी है, यहाँ देखें तो क्रस्ट मतलब ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के बीच में आपको कोनराड असंबद्धता देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ऊपरी मेंटल और निचली भूपरपट्टी के अंतर्गत आपको मोहरोविक असंबद्धता देखने को मिलती है। फिर निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल के अंतर्गत आपको रेपिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के अंतर्गत गुटेनबर्ग, और बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के अंतर्गत आपको लेहमैन असंबद्धता देखने को मिलती है। तो इनका क्रम आप याद रखिए, किसके बीच में कौन है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ आपको मोह असंबद्धता की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम मोहरोविसिक के द्वारा 1909 में की गई थी। इसके कारण ही इसको जो है मोह असंबद्धता बोला जाता है, यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए भूपरपट्टी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग है पिघलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो है तरल लावा देखने को मिलता है जो कि ज्वालामुखी के अंतर्गत उद्गार यहाँ पे होता है। तो ये जो है सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा मेंटल की निचली सतह और बाह्यक्रोड के मध्य जो स्थित है, मेंटल की निचली सतह और बाह्यक्रोड के अंतर्गत कौन सी है, तो आप देख सकते हैं हमने देखे थे कौन सी, गुटेनबर्ग असंबद्धता यहाँ पे देखने को मिलती है, डिसकंटिन्यूटी। तो ये आप अभी हमने देखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। निम्न को यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, निम्न को मिलाना है मतलब देखिए आप देख सकते हैं। तो लेहमैन असंबद्धता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर तो हमको देखने मिलता है बी। तो यहाँ देखिए ए का कौन सा है, ए का जो है 4, यानी कि जो देखिए बाह्य कोर और आंतरिक कोर के अंतर्गत लेहमैन देखने को मिलती है, जो सबसे नीचे की ओर देखें। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो रेपिटी है, रेपिटी किसके अंतर्गत देखने मिलती है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के अंतर्गत देखने मिलती है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमको सी का जो है देखने को मिलता है ये वाला, कौन सा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, यानी कि कोनराड जो है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के अंतर्गत देखने मिलते हैं। और मोहरोविसिक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं क्रस्ट और मेंटल के अंतर्गत, यानी कि निचला जो क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल उसके अंतर्गत देखने मिलती है। तो ये हमारा जो है कौन सा, यहाँ देख सकते हैं हम बी नंबर का राइट आंसर है। और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने पहले ही देख चुके हैं इसके बारे में कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। भूपरपट्टी अर्थात क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के अनुसार यहाँ पे इसको जो है मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बी होगा। और हम देखें तो यहाँ देखिए ये जो है 46.71% आपको देखने मिलेगी क्रस्ट के अंतर्गत ऑक्सीजन। फिर सिलिका की अगर बात करें तो 27.69% देखने मिलेगी। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम आपको देखने मिलेगा 8.07% और लोहा आपको 5.05%। तो यहाँ बी नंबर का हमारा इसका राइट आंसर होगा। और इस टेबल में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसका पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो ये देखिए यहाँ पे उल्कापिंड पृथ्वी की आंतरिक जानकारी ली जा सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्रत्यक्ष स्रोत, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ओनली वन, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके बारे में अगर देखें तो देखिए 2 नंबर जो है गलत है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करने के अप्रत्यक्ष स्रोत है, ना कि प्रत्यक्ष स्रोत है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक भाग किस परत का है, तो मैंने बताया था, यहाँ देख सकते, देखिए आप, ये है कौन सी, भूपरपट्टी। उसके बाद आपको देखेगा मेंटल और उसके बाद क्रोड। तो जो मेंटल है, मेंटल सबसे ज़्यादा 2900 देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्रोड देखने को मिलता है और फिर सबसे कम आपको भूपरपट्टी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे मेंटल होगा, ठीक है। उसके बाद जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है, यहाँ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे महाद्वीपीय परपट्टी की जो मोटाई है महासागरीय परपट्टी से अधिक होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लगभग औसतन 30 किलोमीटर होती है और महासागरीय की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर होती है। पर्वतों में अगर देखें तो महाद्वीप में पर्वतों में सबसे अधिक होती है, 70 किलोमीटर हिमालय में देखने को मिलती है। पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है तथा यह सबसे पतली परत होती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पे राइट हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑप्शन। तो यहाँ देखिए 1 और 2, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नीचे जो कथन दिए गए इसमें से, तो इनमें से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अपनी एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। यानी सूर्य है, सूर्य के आसपास अगर पृथ्वी लगा रही है चक्कर तो वो परिक्रमण कहलाएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूम रही है यहीं पे दिन और रात जिससे होता है तो उसको घूर्णन बोलते हैं। तो ये भी सही है, दोनों आंसर यहाँ पे सही है, 1 और 2 दोनों सही है।
पृथ्वी का अक्ष जो है उसके कक्ष तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ, तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण हम देखें तो दिन और रात और ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है घूर्णन और परिक्रमण के फलस्वरूप। ठीक है, और इसका कक्षीय जो अक्ष तो अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पर कक्षीय सतह जो है इसकी 66 डिग्री का कोण ये बनाती है। मतलब यहाँ अगर बात करें तो देखिए ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण होता है, परंतु इतनी जो है पृथ्वी झुकी हुई है तो ये कितनी हो गई 23.5 डिग्री। तो अंदर वाला जो कोण है वो 66 डिग्री यहाँ पे देखने को मिलता है कक्षीय जो कोण है कक्षीय सतह से। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ग्लोब पर वह वृत्त जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को विभाजित करता है, बिल्कुल गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यही होगा बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो सीधी किरणें विषुवत वृत्त यहाँ देख सकते हैं कब पड़ती है, जब जो है दोनों तरफ, यानी कि अगर बात करें तो 21 मार्च तो 23 सितंबर को दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, तो यहाँ पे 21 मार्च यहाँ इसका राइट आंसर होगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है देखिए विषुव इसको बोला जाता है। यहाँ पे अगर देखें उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून है यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे जो है ठंडी होती है। ठीक है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें। इसके बाद पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। देखिए 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये सही है बिल्कुल। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ केवल एक यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं वहाँ पे चित्र में। निम्न कथनों पर विचार करना और सही यहाँ पे बताना है। तो देखिए मकर रेखा एवं दक्षिणी जो ध्रुव व्रत है उसके बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण बोला जाता है। तो मैं आपको एक जो है बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, और उसके बाद 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में कहलाता है, और 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कहलाता है, नीचे भी वैसे कहलाता है, ऊपर जो है शीत कहलाता है। तो यहाँ इसका ये ऑप्शन जो है सही है। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के जो भाग है उसको उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय, तो बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट होंगे। ठीक है, सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। आप इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं हाई मतलब ये तो हमने पहले ही देख चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है उत्तरी आयनांत में मकर रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, उत्तरी आयनांत में मकर रेखा में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती है। तो ये उत्तरी, हम देखिए यहाँ पे अगर बात करें उत्तरी आयनन जब होता है तो ये कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ना कि मकर रेखा में, तो ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी आयनांत में सूर्य की किरणें कर्क रेखा में लंबवत पड़ती है, उल्टा हो गया। मतलब कर्क रेखा की जगह यहाँ मकर रेखा होता है, सही ऑप्शन होता है, और यहाँ मकर रेखा की जगह कर्क रेखा होता है, सही ऑप्शन होता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों गलत है, यानी कि ना तो 1 है ना तो 2 है। तो ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो ये चित्र में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो यहाँ कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है उत्तरी आयनांत में, और दक्षिणी आयनांत की अगर बात करें तो यहाँ पे मकर रेखा पर जो है लंबवत पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऋतु परिवर्तन का कारण है। ऋतु परिवर्तन का कारण है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो परिक्रमण जो है देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि परिक्रमण जो है वो उसके कारण ऋतु परिवर्तन देखने मिलता है, और ये चित्र हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लीप वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था 365 दिन 6 घंटे जो है कुछ मिनट के आसपास एक दिन होता है। सॉरी, ये जो होते हैं मतलब पूरा कंप्लीट रूप से 1 साल होता है। तो जो 6 घंटे प्लस होते जाते हैं, 6 करके जो प्लस होते हैं, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 24 होता है 4 साल में। तो 4 साल में 24 हो गए, यानी कि 365 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 366। 366 दिन हो जाते हैं 4 साल के बाद। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी होगा, और इसी के कारण यहाँ पे 4 साल में आपको 29 फरवरी देखने को मिलती होगी। ठीक है, 4 साल में एक बार। शून्य अक्षांश जो है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित होते हैं। तो शून्य यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश भी आपको यहाँ से देखने मिलता है। तो ये स्थित कहाँ पे है? यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलते हैं। अटलांटिक महासागर, तो ये राइट आंसर आपका ये ए नंबर का होगा। आप ये पढ़ भी सकते हैं डिटेल, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर पीडीएफ आपको मिलेगी तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। जब 82.5 डिग्री जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर मध्याह्न रेखा, तो मध्याह्न मतलब इस पर जो देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्रातः के 6:30 किस देशांतर मतलब किस अंश पर होंगे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमारा 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये है इसका मतलब। आप देख सकते हैं 1 घंटे में 15 देशांतर यहाँ देखने को मिलता अंतर। तो 5:30 बजे 5.5 घंटे जो आगे देखने को मिलता है हमारा भारत का समय, तो 82.5 डिग्री का अंतर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित होगा, जब यहाँ 6:30 बजे होंगे मध्याह्न पर। किसी स्थान का जो मानक समय है निर्धारित करने का जो आधार है वो क्या होता है? तो GMT जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा GMT, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे किन किन देशों से होकर गुजरी है वो हम आगे पीछे देख चुके हैं। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है वो हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये कितने देशों से होकर गुजरती है? 8। और इनका अगर देखें तो यहाँ देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये वाली जो है कंप्लीट मैप में आप जाकर निहारोगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, माली है, अल्जीरिया है, टोगो है, बुर्किना फासो, घाना, ये टोटल 8 कंट्री है जिन पर जो है GMT होकर गुजरती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास भी है, दिवस भी है, पर मानक समय अपने आप में एक समय है, तो ये इकाई नहीं है, ये समय है। तो ये राइट आंसर हमारा होगा। स्थानीय समय माना जाता है। स्थानीय समय देखिए हम देखें तो भारत का स्थानीय समय कौन सा होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ए नंबर का हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। आप कन्फ्यूजन नहीं होना, देखिए यहाँ पे आंकड़े जो है सेम टू सेम दिए, थोड़े बहुत चेंजेस में। इसके बाद निम्न कथनों पर यहाँ पे देखना है और सत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर जो है 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री है, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। ठीक, अंटार्कटिक आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो 3 गलत है, बाकी 1 और 2 यहाँ पे सही है, यानी कि हम देख सकते हैं 1 और 2 कौन सा? ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो देखिए ये कंट्री मतलब जो है आपको देखिए ये कर्क रेखा जो है मैक्सिको, बहामास, मारिटेनिया आदि देशों से गुजरती, और अन्य देश भी थे। ठीक है, 13 कंट्री थी। उसके बाद मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, चिली और भारत, भारत से नहीं गुजरती, भारत से ओनली कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद आर्कटिक व्रत यानी कि ऊपरी जो व्रत है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों से गुजरती है। तो आर्कटिक मतलब 66.5 डिग्री जो रेखा है वो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से गुजरती है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 यहाँ सही हैं, 2 यहाँ पे गलत है। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आप देखें तो आपको जो है मकर रेखा जो होती है, मकर रेखा किन कंट्री से गुजरती है? भूमध्य रेखा किन कंट्री से? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री ऊपर जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की बात करें अंटार्कटिक वृत्त, और मानक मध्याह्न यानी 0 देशांतर, ये कहाँ से गुजरती है आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना चाहिए। तो ये देखिए मैप में भी आपको दिया गया है। ठीक है, मैप में आप निहारोगे तो देखिए ये आपको दी गई है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से गई है और 23.5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री आपको देख सकते हैं, और 66.5 डिग्री ऊपर, 66.5 डिग्री नीचे। सभी को आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री से यहाँ पे गई है रेखाएं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखें कौन सा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और साथ में कुछ अन्य जो क्वेश्चन है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कमी नज़र आती है लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सजेशन अगर स्वीकार योग्य होंगे तो ज़रूर स्वीकार किए जाएंगे। तो चलिए हम देख सकते हैं अब यहाँ जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसको हम देखें भू संचलन एवं संबंधित स्थलाकृतियाँ। ठीक है।